नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। गलवान में भारत के सैनिकों की शहादत से पूरा देश सन्न है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दो टूक कह दिया है कि जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के मसले पर इसके पहले इतना कड़ा बयान कभी नहीं दिया। पीएम ने साफ कहा कि भारत उकसाता नहीं है, लेकिन अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए जवाब देने में भारत सक्षम है। वैसे इस तनाव के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने आज फोन पर बात भी की है, लेकिन झड़प वाली जगह यानी गलवान घाटी पर चीन का रवैया क्या रहेगा, यह भी कल से आ रहे बयानों से साफ है। चीन ने कहा है कि गलवान उसका इलाका है। आज तक को गलवान की सैटेलाइट तस्वीरें मिली हैं, जिनमें साफ दिखता है कि चीन ने वहां अपने सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां कैसे जमा कर रखी थी। भारत ने गलवान की झड़प में 20 सैनिक खोए, लेकिन नुकसान चीन का भी हुआ। सूत्रों के मुताबिक चीन के कमांडिंग अफसर की भी जान गई। हालांकि चीन ने इस बात पर अपना मुंह सिल लिया कि उसके कितने सैनिक मारे गए। दंगल में आज हम बात करेंगे कि इस मामले को लेकर आगे भारत की रणनीति क्या हो। भारत ने कहा करारा जवाब मिलेगा। वो जवाब सरहद पर हो या वो जवाब चीनी बाजार को लगाम लगाकर हो। बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जहां 45 साल में खून का कतरा ना बहा हो, वहां अगर 20 सैनिक बलिदान हो जाएं, तो खून खौलेगा ही। इसलिए 2 मिनट का यह मौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान के बलिदानियों के लिए रखा। ओम शांति शांति शांति। और 2 टूक शब्दों में कहा कि उनके बलिदान का करारा जवाब मिलेगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। इस बीच आज तक को भारत चीन की झड़प वाली गलवान घाटी की एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें मिली हैं। ये झड़प के 24 घंटे के भीतर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में भारत और चीन दोनों ओर की सेनाएं नजर आ रही हैं। तस्वीरों से पता चलता है कि झड़प वाली जगह पर 200 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं। चीन की सेना के टेंट लगे हैं। 15-16 जून की ये झड़प चीन का बड़ा धोखा है। उसने गलवान से पीछे हटने की सहमति के बाद ये परिस्थिति पैदा की है। गलवान के संग्राम के बाद भी चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर झांग शुइली ने उकसावे वाला बयान देकर कहा कि गलवान घाटी पर चीन की संप्रभुता है। 1962 के चीन के धोखे के दौरान भी सबसे पहले गलवान में ही भिड़ंत हुई थी, लेकिन 2020 को 1962 समझ बैठे चीन को जवाब देने के लिए भारत तैयार है। बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया होंगे, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राजीव त्यागी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सुशांत सरीन है, सामरिक मामलों के जानकार। गुरजीत सिंह साहब हमारे साथ हैं, पूर्व भारतीय राजदूत हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले हम आपको बता दें, मेरी सहयोगी श्वेता सिंह पहुंच चुकी हैं इस समय लद्दाख LAC में, जहां अब भी तनाव बरकरार है। ग्राउंड रिपोर्ट श्वेता लद्दाख से देंगी। सबसे पहले श्वेता, इस समय की हालत क्या है जब हम आपसे बात कर रहे हैं? वहां पर क्या रिपोर्ट आपके पास आ रही है?
रोहित, आपसे कुछ ही देर पहले की बात है जब यहाँ से जो हमारे शहीद हुए हैं सैनिक, उनमें से कुछ की बॉडीज को यहाँ से जब ले जाया जा रहा था, उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। वाकई जितना हृदय विदारक वो दृश्य है रोहित, अगर आप उन तस्वीरों को भी देखें जो हम यहाँ से आपको भेज चुके हैं, उसमें जिस तरीके से स्थानीय लोग साथ में खड़े हैं, डट कर खड़े हैं और उस गम को यहां पर भी महसूस कर रहे हैं कि यहां की सरहदों से लगे इलाकों में किस तरह का विश्वासघात और किस तरीके की बर्बरता से चीन ने इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया है, तो वाकई समझ में आता है कि समूचा देश इस समय एक साथ एक होकर खड़ा है। इसके अलावा मैं आपको खबरों के हिसाब से अपडेट ये दे दूं रोहित कि जब हम लद्दाख की तरफ आ रहे थे उस समय भी जो मजदूर हैं जिन्हें बॉर्डर रोड्स बनाने की जिम्मेदारी है, उन्हें हवा के रास्ते यहां पर अब भेजा जा रहा है और एक एक करके जैसे जैसे यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें लेह से आगे उन सीमावर्ती इलाकों में भेजा जा रहा है ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम चल रहा है वो किसी भी तरीके से रुके नहीं। चीन जिस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है वो किसी भी तरीके से एक पल के लिए भी देरी उसमें नहीं हो और जो यहां पर शहर के जो ट्रक्स थे उन्हें भी जरूरी साजो सामान के साथ आगे की ओर रवाना किया जा रहा है। स्थानीय लोग और साथ में यहां पर सेना सब मिलकर डटे हुए हैं उस एक हमारे दुश्मन से लड़ने के लिए। रोहित, श्वेता, आप तो पहले भी वहां गई हैं, अचानक गलवान पर चीन का दावा ठोक देना, इसका मतलब क्या है? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम पूरे अक्साई चीन के इलाके को ही देख लें और याद करें 1959 की उस समय जो संसद में बहस हुई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में, जब कांग्रेस के भीतर से भी ये सवाल उठे थे कि अक्साई चीन में चीन क्या कर रहा है, क्यों सड़क बना रहा है। और आज की तस्वीर देखें जब न सिर्फ अक्साई चीन वो हड़प चुका है बल्कि गलवान तक अपना दावा ठोकने की कोशिश कर रहा है। रोहित, जिस जगह पर मैं इस समय खड़ी हूं मेरे ठीक पीछे वो जगह है जो आपको गलवान घाटी की ओर, गलवान घाटी को आप चूंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाके, इसमें हम पहाड़ों के जरिए ही समझते हैं, तो इसके आगे जो आप बर्फीला हिस्सा देख रहे हैं वहां से गलवान घाटी और साथ में जो अक्साई चीन का इलाका है वो शुरू हो जाता है। और चीन अगर आज ये दावा कर रहा है तो जो लद्दाख में रहने वाले लोग हैं वो भी इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जब गलवान रसूल नाम के एक व्यक्ति जो कि हिंदुस्तानी है उसके नाम पर उस घाटी का हिस्सा का नाम रखा गया जो कि यहीं का रहने वाला है, तो फिर ये चीन का इलाका कैसे हो सकता है? चीन अगर दावा कर रहा है तो इस तरह के हवाई दावे तो उसके काफी रहे हैं। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता सिंह, फिलहाल लद्दाख से ये तस्वीर दिखाने के लिए, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए, और इतिहास का भी जिक्र आपने कर दिया कि किन परिस्थितियों में अक्साई चीन पर चीन ने जब कब्जा किया उस समय भी ये सवाल उठे, गौरव भाटिया। लेकिन इतिहास से इतर अब सवाल वर्तमान का है, जब सूत्र ये बता सकते हैं कि वहां हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं चीन के सैनिकों की लाश उठाने के लिए, यह बता सकते हैं कि वहां पर एम्बुलेंस चल रही है चीन की अपने सैनिकों के शव बटोरने के लिए, तो यह क्यों नहीं बता पाए कि वहां पर चीन के सैनिक जमते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक जमावड़ा हो रहा है, जिसकी तस्वीर आज हम दिखा रहे हैं सैटेलाइट से आई हुई, जहां 200 से ज्यादा गाड़ियां चीनियों की दिख रही हैं और बड़ी तादाद में फौजी भी दिख रहे हैं उनके। आप मानेंगे कि चूक हुई भारत से यहां पर? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन जो 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, मैं समझता हूं बहुत ही सधे हुए शब्दों में एक बहुत बड़ा संदेश उन्होंने चीन को भी दे दिया है और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि एक का मजबूती से जवाब दिया जाएगा और हमारी जो संप्रभुता है उससे समझौता नहीं किया जाएगा। ये पूरा सार है जो अभी वहां पे चल रही है हमारी कन्फ्रंटेशन चाइना से। और आप कहते हैं कि क्या चूक हुई, तो मैं इतना ही कहूंगा कि श्वेता सिंह जी की ही रिपोर्ट आपके चैनल पे मैं देख रहा था, ये जज्बा है भारत का कि श्वेता सिंह जी ने भी बताया कि अभी भी वहां पे जो रोड बनाने का सिलसिला है वो जारी है, रुका नहीं है। क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि चीन आज बौखलाया है। और क्यों बौखलाया है? जो काम 7 दशक में पहले हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बन रहा है और उससे चीन कमजोर पड़ रहा है। और कल का जो भी घटना हुई वो बहुत ही दर्दनाक है, उससे सभी को पीड़ा हुई है, लेकिन काम अभी भी चल रहा है। और जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और बाकी भी लोग कह रहे हैं कि चीन हमें जो है कहीं भी मजबूर नहीं कर सकता कि जो गलत है हम उसे सही।
गौरव जी, मैं वापस आपके पास आऊं उसके पहले एक तस्वीर दिखा देते हैं। ये तस्वीर लद्दाख से आई है, लेह से आई है खासतौर पर। ये देखिए, उन शहीद जवानों के पार्थिव शरीर आज अपने अपने घरों की तरफ रवाना किए गए हैं, लाए गए हैं वहां पर। तो उस समय स्थानीय लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए हैं उन शहीदों के सम्मान में। ये वहां की तस्वीर है और ये नाता है, देखिए, भारत का उस इलाके से जिस पर अब चीन दावा ठोक रहा है, ये कहते हुए कि नहीं, गलवान घाटी तो हमारा इलाका है। गौरव भाटिया, 5 मई के पहले क्या चीन की यह हिम्मत थी कहने की कि गलवान घाटी हमारा इलाका है? जब बार बार आपसे पूछा जा रहा था कि वहां क्या चल रहा है और आप कह रहे थे कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कोई फौजी नहीं है चीन का वहां पर, कोई वहां पर कब्जा नहीं हो रहा, कोई वहां पर उन्होंने अपना बना के खड़ा नहीं कर लिया इलाके में, कुछ भी ऐसा? देखिए रोहित जी, मैं आपको आपकी जिम्मेदारी का या चैनल को उसकी जिम्मेदारी का एहसास इसलिए नहीं दिला रहा क्योंकि मेरा अटूट विश्वास आप पे भी है, चैनल पे भी है। हमारी ये जो चर्चा चल रही है, इस वक्त भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई है। आप ही का चैनल दिखा रहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर जी की बात हुई है चीन के विदेश मंत्री से। आपने कहा 5 तारीख के बाद जो है वहां पे क्या स्थिति थी, उस पे क्या टिप्पणी हुई। मैं इतना ही कहूंगा, सरकार को पता है सब कुछ और जो सेना को करना है वो कार्रवाई वो वहां कर रही है। और एक बात मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप मुझे केवल आधे मिनट का समय दे दें। 18 सितंबर 2016 को उरी का हमला होता है, उसके 10 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है। नरेंद्र मोदी जी तब भी बोले थे। पुलवामा 14 फरवरी 2019 को हमारे पे हमला हुआ और बालाकोट एयर स्ट्राइक में घुस के ठोका पाकिस्तान को 26 फरवरी 2019 को। ये क्या दर्शाता है? हमारे पास आज मजबूत नेतृत्व है, हमारे पास एक बहुत ही वीर सेना है और भारत इस वक्त किसी से दबेगा नहीं, मुंह तोड़ जवाब देगा अगर किसी को देने की आवश्यकता पड़े। लेकिन टीवी चैनल पे जब मैं चर्चा करने आ रहा हूं अपनी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, मेरी एक सीमा है और मैं उस सीमा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करूंगा। ये आश्वस्त देश को जरूर गौरव जी, आपसे सीमा का उल्लंघन करने को कोई नहीं किया जाएगा बराबर। लेकिन लगातार सवाल उठे हैं, विपक्ष की तरफ से भी पूछा गया है कि ये बातें जो आप कह रहे हैं कि 43 सैनिक मारे गए, आप तो कह भी नहीं रहे, वो एजेंसीज के हवाले से आ रही हैं कुछ, और उसमें भी कहा जा रहा है कि सेना के सूत्रों ने बताया। औपचारिक तौर पर क्यों नहीं कह देती सरकार? मुंह क्यों नहीं बंद कर देती उन सब लोगों के जो सवाल उठा रहे हैं इस पर? और दूसरा, जब आप मुझसे कहते हैं कि आप मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिला रहे, तो सर जिम्मेदारी का मतलब क्या है? चीन की तरह हो जाएं? वहां तो अखबार में खबर तक नहीं छपी, ग्लोबल टाइम्स में 16वें पन्ने पर आया एक कॉलम में कि ऐसा कुछ हुआ है लद्दाख में। बिल्कुल। कल जब चर्चा हो रही थी रोहित जी, तब पहले आंकड़ा 3 का दिया गया, तब भी ऐसे सवाल आए कि जो हमारी सरकार है वो क्यों नहीं बता रही कि कितने सैनिक शहीद हुए हैं। ठीक, तब भी हमने बड़ी जिम्मेदारी से एक बात और पीड़ा थी मन में, और हमने यही बात कही कि सरकार सही समय आने पे वो आंकड़ा जरूर पूरे देश के साथ बांटेगी। और रात में खबर आई और वो आंकड़ा बांटा गया। इसीलिए अभी भी मैं ये कहूंगा कि जिम्मेदारी हमारा जो है एक लक्षण होना चाहिए। आपको मैं जो बड़ी बात कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य आया पूरे देश के लिए, वो एक तरह से एक बहुत बड़ा आश्वासन था और देश को उन पे पूरी आस्था है। हमारी वीर सेना, अभी भी मेजर जनरल का टॉक चल रहा है। विदेश मंत्री की बात चीनी विदेश मंत्री से हुई है, वहां पे काम नहीं रुका है। ये लेटेस्ट जो है डेवलपमेंट है और ये आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है। ये दिखाता है कि ठीक है, चीन ने दुस्साहस किया है लेकिन भारत का मनोबल अभी भी आसमान छू रहा है। हमें जो करना है वो हम करेंगे, चाहे सरकार हो चाहे वो सेना। राजीव त्यागी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है, गौरव भाटिया कह रहे हैं, क्या इससे विपक्ष को संतुष्टि होती है? दूसरा, विपक्ष की लगातार यह मांग थी कि हमें बताया जाए, तो प्रधानमंत्री ने अब सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है जिसमें सारी पार्टियों के नेता मौजूद रहेंगे, वो अपने अपने सवाल पूछ पाएंगे, उनसे जो जवाब चाहिए उनको मांग पाएंगे। क्या इससे संतुष्टि होती है या ये राजनीति चलेगी जब तक बॉर्डर पर टेंशन चलेगा? सबसे पहले जो कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे हवाले वतन है, वो 20 को चले गए, शहादत दे गए। भारत माँ की रक्षा करते करते हम निश्चित रूप से व्यथित हैं, पीड़ित हैं, आक्रोशित हैं, लेकिन हम सब साथ हैं और हम साथ रह करके निश्चित रूप से इस समस्या से साथ आकर के निकलेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है।
मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं सरकार से, क्योंकि देशवासियों का अधिकार है जानना सरकार से, सरकार को बताना भी चाहिए कि सरकार ये बताए कि कूटनीतिक विफलता क्यों हुई और किस तरह से हमारी सामरिक क्षमता इतनी तकड़ी होने के बाद, क्योंकि चौथे नंबर की हमारी ताकतवर सेना है और हमारी सेना हौसले में नंबर 1 है पूरे विश्व में, हमारी सेना के इतने बेहतरीन होने के बाद भी चीन कैसे घुस आया, कहां चूक हुई, इसके बारे में सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए। जनरल पनाग के आर्टिकल के बाद से सुगबुगाहट शुरू होती है और उसके करीब करीब 30-40 दिन बाद सरकार स्वीकार करती है कि चीन हमारी सीमाओं में घुस आया है। जब इस सीमा में घुस आया था तो उसको हालांकि शुरू में तो नकारती रही, लेकिन ये कहा कि अब चीन जा रहा है, वापिस जाते जाते इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, इतनी बड़ी शहादत कैसे हो गई, सरकार को इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ। इतिहास के आईने में यदि आप देखेंगे रोहित जी, तो ये पाएंगे कि 2013 में एक माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स का गठन किया गया था मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा। वो सिर्फ 70,000 सैनिक उसमें रहने थे और करीब 40,000 करोड़ के बजट का प्रावधान हमने किया था उसमें, लेकिन उसका माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स का कहां क्या स्थिति है वर्तमान में। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स का क्या स्थायी स्थिति है, क्योंकि वो फोर्स का जो गठन किया गया था वो चीन की सीमा के लिए किया गया था, चीन से जो भारत की सीमा लगती है उसकी सुरक्षा करने के लिए किया गया था। क्योंकि सामरिक विषयों पर बात होनी चाहिए और कूटनीतिक विषयों पर बात होनी चाहिए, टेलीविजन चैनल पे बहुत संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, मैं मानता हूं विदेश नीति को लेकर के। मैं बहुत स्पष्ट 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से, ये पूछना चाहता हूं कि चौथे नंबर की ताकतवर सेना है तो हमारे 20 जवान कैसे शहीद हुए, किसने सेना के हाथ बांधे, इस विषय में सरकार को बताना चाहिए। त्यागी जी, ये जवाब आप टीवी पर चाहते हैं या सोनिया गांधी या राहुल गांधी जो भी सर्वदलीय बैठक में या कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता जाएगा वहां पर जवाब लेना चाहेगा, पहला। और दूसरा, देश की सेना, कांग्रेस के बड़े नेता का सवाल नहीं, एक ऐड ऑन और है, आप लंबा बोलते हैं इसलिए दोनों चीजें एक साथ बता दीजिएगा। एक ऐड ऑन सवाल और है, वो ये, देश की सेना जब उलझी हुई है अभी बॉर्डर पर, ये आपको भी पता है, वहां तनाव कम नहीं हुआ है, विदेश मंत्री आपस में बातचीत कर रहे हैं, यूएन और यूएस तक से चिंता जताई जा रही है कि कहीं आपस में लड़ ना बैठे। क्या भारत को पहले वहां चीन को जवाब देना चाहिए या यहां कांग्रेस को जवाब देना चाहिए पहले? निश्चित रूप से देश को भी जवाब देना चाहिए सरकार को, और निश्चित रूप से हमारी सेना पे हम सभी को विश्वास है कि हमारी सेना इसका माकूल जवाब देगी और माकूल जवाब देकर के 20 सैनिकों की शहादत का बदला लेगी। लेकिन जो आपने बात उठाई है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सर्वदलीय बैठक आपने बुलाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुलाई है, सर्वदलीय बैठक में निश्चित रूप से इन विषयों को रखा जाना चाहिए, इन विषयों को निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता जितने भी है वो भी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संसद एक ऐसी संयुक्त व्यवस्था है हमारे यहाँ, सर्वदलीय बैठक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम सब मिलकर के देश की समस्याओं से रूबरू हो सकते हैं, उनके विरुद्ध लड़ भी सकते हैं समस्याओं से, तो हम सब संयुक्त हैं, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात जो आपने कही है उसमें बहुत स्पष्ट, मैं आज इस पे जा ही नहीं रहा हूं रोहित जी, कि लाल आंख दिखानी चाहिए, 56 इंची सीना दिखाना चाहिए, या प्रधानमंत्री मोदी की जो ट्वीट्स हैं 2013-14 के चाइना को लेकर के उसके बारे में, या 9 बार प्रधानमंत्री चले जा चुके हैं चीन में, तो चीन से क्या हासिल हुआ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि सरकार ने 2020-21 के बजट में, 20-21 सुनने वाली बात है बहुत महत्वपूर्ण, 19-20 का जो बजट था सरकार का रक्षा बजट, वो करीब जो बजट था 3,16,296 करोड़ का था। 20-21 का बजट 3,23,053 करोड़ रुपए है, करीब आपने 2% से भी कम बजट बढ़ाया रक्षा का, जबकि 2009 से मनमोहन सिंह सरकार ने 10% से लेकर 17% तक रक्षा बजट में बढ़ोतरी की। तो सरकार को रक्षा बजट का ध्यान रखना चाहिए, माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स का ध्यान रखना चाहिए कि वो सेना दोबारा से खड़ी हो, वो पूरा एक बटालियन खड़ी होनी चाहिए पूरी की पूरी। और तीसरा बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, कूटनीतिक रूप से भी सरकार को प्रयास करने चाहिए, जहां जहां हमारे और देशों में संबंध है उनसे बात करके भी चीन को घुटनों पे लाना चाहिए। हमें उम्मीद है राजीव जी, जो बातें आप कह रहे हैं वो सारी पैरेलल चल रही होंगी, साथ साथ लगातार वो सारी चीजें हो रही होंगी। अब जरा मैं एम्बेसडर गुरजीत साहब और अब बिशंबर दयाल जी और सुशांत सरीन, तीनों से एक कमेंट जल्दी लेना चाहता हूं। सुशांत सरीन, मौजूदा परिस्थिति को आप कैसे आंकते हैं? आपका आकलन इस हालत के बारे में क्या है, तब जब चीन आंखें दिखा के कहने लग गया कि साहब ये तो हमारा इलाका है, कहां आप चले आ रहे हैं यहां पर? मेरे हिसाब से तो चीन वही कर रहा है जो चीन से हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उससे कोई ज्यादा बड़ी दूसरी बात नहीं है। दूसरी चीज ये है कि चीन की तरफ से मामले को अभी ठंडा करने की भी कोशिश जारी है। अगर आप देखें, बेशक उनका जो मर्जी स्टेटमेंट आया हो, नॉर्मली अगर चीन इस बात को बहुत ज्यादा उछालना चाहता
तो उनके मीडिया में और उनकी सड़कों पे अभी प्रदर्शन शुरू हो गए होते, जैसे कि वो कोरिया, जापान, बाकी देशों के खिलाफ कर चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने इसको डाउन प्ले किया है, वो बात को अभी इस स्तर से आगे बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन तीसरी चीज ज्यादा अहम है, वो ये है कि मेरे ख्याल चीन की जो रणनीति अभी नजर आ रही है वो ये है कि वो अपनी पोजीशन एक तो बहुत ज्यादा सख्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो भारत को एक लिहाज से धकेल रहे हैं एक ऐसे कोने में कि या तो भारत उनकी एक लिहाज से प्रभुसत्ता मान ले या फिर आगे चल के कहीं ना कहीं पे जंग होगी। यही 1962 में भी जो घटनाक्रम था इसी टाइप का मोरलेस था, और फिर उसके बाद हमारे को पता है कि क्या हुआ। तो मेरे ख्याल जो आज भी वक्तव्य जारी हुआ है चीन के तरफ से, उससे नजर यही आता है कि भारत को एक कोने में ढकेलने की कोशिश है, ये देखने के लिए कि भारत उस कोने में जाने को तैयार है या लड़ेगा। लेकिन भारत तो कह रहा है हम 62 का भारत नहीं है। तैयारी देखी जाए, पहली चीज ये महसूस होता है चीन दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार है। तो मेरे हिसाब से मेरी जो आंकलन है वो अभी इस लेवल पर है कि ये हालात पैदा हो रहे हैं। सुशांत जी, भारत कह रहा है हम 1962 का भारत नहीं है, हम 2020 का भारत है, हमको 62 का भारत समझने की गलती ना करें। क्या एक स्टेप और आगे ले जाते हुए सर, जो बीजेपी की सरकार लगातार कहती रही है, बीजेपी की अगुवाई वाली, कि हम तो इनकी गलतियों को सुधार रहे हैं, क्या आपको लगता है ये एक मौका आ गया है कि आप 62 में जो हुआ उसको गलती कहते हैं तो उसको सुधारने की दिशा में आप बढ़ सकते हैं? आज नहीं, बढ़ने को तो बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर उसका एक खामियाजा भी भरना पड़ेगा। और क्या बढ़ने का तरीका यही है कि आप सीधा अभी यलगार कर दें? शायद उस पर दो राय हो सकती है। दूसरी चीज ये कि जो सरकार की पोजीशन है, देखिए एक चीज पे हमारे को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हमारे यहाँ पर अक्सर ये गलतफहमी है कि चीन पता नहीं कितना अंदर घुस आया। अभी भी आज भी जो सैटेलाइट की पिक्चरें आई हैं, फोटोग्राफ्स आई हैं, आप ही के चैनल पे उनको दिखाया जा रहा है, उससे बड़ा स्पष्ट है कि जो चीन का जमावड़ा है वो चीन की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसकी तरफ है जमावड़ा। जो झगड़ा हुआ है परसों रात को, वो झगड़ा ऐसे जगह पे हुआ है जहां पर लिटरली वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर वो जगह थी जहां पर पेट्रोल एक्चुअली जाकर खत्म होता था। तो और तीसरी चीज ये है कि जो पूरी गलवान घाटी की जब बात होती है तो पूरी गलवान घाटी भारत के हिस्से में, LAC के इस तरफ भारत के हिस्से में नहीं आती थी, उसका एक बहुत बड़ा भाग चीन के अंदर वैसे भी आता था, एक भाग उसका भारत की प्रभुसत्ता के नीचे आता था, और वहां पर कुछ थोड़ा बहुत अभी झगड़ा है, लेकिन चीनी सैनिक उस तादाद में या बिल्कुल भी लाइन ऑफ एक्चुअल या उनका जमावड़ा जो है, एटलीस्ट जो फोटोग्राफ्स आपने दिखाई हैं अपने चैनल पे, उससे ये नहीं व्यतीत होता कि वो पूरे के पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर चुके। नहीं तो फिर अगर ऐसा है तो एम्बेसडर गुरजीत साहब, ये पूरी परिस्थिति पैदा क्यों हुई? फिर तो इसको सामान्य माना जाना चाहिए था। क्यों भारत के 20 सैनिक मारे गए और जवाब में भारत की तरफ से यह कहा जा रहा है या संकेत दिए जा रहे हैं, कहा भी नहीं जा रहा, संकेत प्लांट किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं कि भाई हमने भी 40 से ज्यादा लोग मार दिए उनके। ऑफिशियल कोई इस पर बयान भी नहीं है भारत की तरफ से। हमारी जो चीन के साथ नीति है वो कई सालों से चलती आ रही है, उसमें हमने कई कूटनीति के नुक्से चलाने की कोशिश की है और अपनी तरफ से जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया है, अपनी सेना की क्षमता बढ़ाई है। लेकिन चीन ने जो वो पूरी अग्रीमेंट थी, उनको मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि फाड़ के फेंक दिया है, लेकिन अच्छी तरह बचोड़ के रख दिया है, और वो अब अपनी नीतियां अपने आप चला रहे हैं। जो हमसे संधियां की है उसके मुताबिक नहीं चल रहे, उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब सिर्फ बल पे हम अगर कूटनीति चलाएं तो हम चला सकते हैं। जो चीन की इस समय नीति वो ये है कि जो तो मेरा है वो मेरा है, जो आपका है उसके ऊपर मैं आपसे बातचीत करने को तैयार हूं। तो पैंगोंग में भी, गालवान में भी, जो पहले कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, वहां पर चीन ने नई सिरे से ये इशू उठा दी है। अब ये इशू सिर्फ घुसपैठ की नहीं है, ये इशू है कि जो LAC मानी गई थी हम दोनों के बीच में ब्रॉडली, उसको चीन अच्छी तरह अब बदल रहा है। और जब भी चीन का मन आता है, वो डोकलाम हो या यहां हो, उसको बदलने की कोशिश करता है अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए।
अब हमें भी ये ध्यान रखना है कि हम 62 वाले भारत नहीं है, लेकिन चीन भी 62 वाला चीन नहीं है। चीन तो दुनिया भर में अपनी अग्रेसिव इंटेंट दिखा रहा है। हम समझते हैं कि वो इतनी जगह पर एक बारी लड़ाई नहीं कर सकता है, वो समझता है मेरे पास पूरी क्षमता है जी। इस समय भारत को बड़े संभल के आगे चलना है। ठीक है, भारत की जनता बड़ी नाखुश है जिस तरफ ये हालात पैदा हुए हैं। ठीक है, उनकी ध्यान रखते हुए हमारे जवानों की वीरगति, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है, वो वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक, लेकिन आगे हमें कूटनीति से ही बढ़ना है, लेकिन उस कूटनीति में जब तक हम स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पे नहीं होंगे, हमारी जो हाथ है वो थोड़े मजबूत नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं जरा बिशंबर दयाल आपके पास आ रहा हूं। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमारे पास होना चाहिए, उसका मतलब क्या है? और दूसरा, ये सारी बातें चीन के बारे में हिंदुस्तान को हमेशा से पता रही कि ये भरोसे के लायक नहीं है, ये धोखा दे सकते हैं। ये जो बातें अभी एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि अपने इलाके को तो अपना मानते ही हैं, फिर आपके इलाके के लिए आपसे आकर बात करते हैं कि भाई इसके बारे में डिस्कशन कर लो। ये सारी चीजें पता होने के बाद अगर आज की स्थिति है तो ये डिप्लोमेटिक फेलियर कहा जाएगा, ये इंटेलिजेंस फेलियर कहा जाएगा, या किस स्तर पर इसको आप फेलियर मानेंगे? देखिए, मैं समझता हूं रोहित, पहले तो उन मेरे शहीद भाइयों को जिन्होंने शहादत दी है उनको मेरी सलाम, उन परिवारों को मेरी सहानुभूति। दूसरा, 70 साल में जिस भी भारतीय वर्ष के नेता ने, ऑफिसर ने या किसी डिप्लोमेट ने चीन या पाकिस्तान पर विश्वास किया है, उसने भारत के साथ विश्वासघात किया। सर, एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है, जो झड़प कल हुई उस पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान अभी अभी आया है, और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गलवान में जो हुआ वो चीन की प्लानिंग थी, यानी कि चीन ने सोच समझकर तयशुदा तरीके से साजिश करके गलवान में इस हरकत को अंजाम दिया है। भारत की तरफ से यह बड़ा आरोप इस समय चीन पर लगाया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बात कहा जाना, वो भी तब जब विदेश मंत्री वांग यी से चीन के भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन पर बात कर ली है, उसके बाद भारत अगर यह बात कह रहा है तो यह एक बड़ा संकेत भारत की तरफ से हो सकता है। गीता मोहन हमारी सहयोगी इस समय फोन लाइन पर आ गई हैं और जानकारी लेकर। गीता, ये एक बहुत बड़ा मैसेज भारत की तरफ से, औपचारिक तौर पर यह कहा जाना कि आपने जो किया वो प्लान करके किया, साजिश थी आपकी। जी बिल्कुल, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि दो विदेश मंत्री बात करते हैं और फिर जो बातचीत के बाद स्टेटमेंट आता है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट स्टेटमेंट आता है दोनों साइड से। चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री स्टेटमेंट अगर आप देखें तो एकदम रिडिकुलस स्टेटमेंट है, जहां पे चीन चाहता है कि भारत पनिश करे अपने इंडियन सोल्जर्स को जिन्होंने वायलेट किया टर्म्स। वहीं दूसरी तरफ भारत ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि भारत की तरफ से कोई वायलेशन नहीं हुआ। अगर कोई वायलेशन हुआ है वो चीन की तरफ से हुआ था, और न केवल वायलेशन, अगर आप देखें जिस तरीके से चीन गालवान वैली में बैठा हुआ है, जयशंकर ने वांग यी से साफ तरीके से बोल दिया कि ये प्री मेडिटेटेड प्लान था, और इस प्लान को अंजाम देने के लिए चीन के फोर्सेस वहां बैठे हुए थे। ये प्लान था, ये कोई अपने आप ही बड़ा ही प्रिडिक्टेबल एक्शन और रिएक्शन नहीं था। तो काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज है चीन की तरफ से, भारत की तरफ से चीन को, कि ये जो कर रहा है चीन वो बंद करे। पीस और ट्रैंक्विलिटी तभी आ सकता है जब चीन अपने प्री मेडिटेटेड प्लान बंद करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया गीता मोहन फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो बड़ा संकेत, भारत के विदेश मंत्रालय का एक बहुत कड़ा बयान। अब बिशंबर दयाल, ये बयान आज भारत की तरफ से विदेश मंत्रियों की बात के बाद, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री का सर्वदलीय बैठक बुलाना, क्या आप इन कड़ियों को जोड़ सकते हैं? चीजें किस दिशा में जा रही हैं बिशंबर जी? देखिए, मैं तो बहुत दिन पहले कह चुका हूं रोहित कि ये बहुत सोची समझी चाल है चाइना की, और इसमें पाकिस्तान की। ये सवाल इस बात का नहीं है कि भारत की गलवान स्थिति क्या है। ये सवाल इस बात का है कि क्या भारत की 1 इंच वायलेशन, क्या वॉरफेयर का डेफिनेशन बदल गया? क्या सोल्जर्स की वॉर फाइटिंग की कैपेबिलिटी की डेफिनेशन बदल गई? सवाल, मुद्दे ये हैं। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा वो गलवान घाटी में बैठा है, ये मुद्दा
है ही नहीं। गलवान घाटी हमारी है, पहले भी तो उसने कब्जाई थी, जो 62 में कब्जाई है वो भी तो उसने हमारे पोर्शन को कब्जा रखा है। और ये अब जो आज तक एलसी थी उसको पार कर क्या हुआ है, फिंगर 4 के अक्रॉस फिंगर 4 पर वो बैठा है। कोई ये सोचने की बात, कोई इसमें पतरा सोचने की बात है? ये हकीकत है वहां की, और ये हकीकत है कि कल हमने 21 जवान खो दिए और उन्होंने गोली तक नहीं चलाई। ये वॉर है। जो लोग इस देश में इस किस्म की भाषा बोलते हैं, उस देश को कमजोर करते हैं कि ये वॉर नहीं है। वॉर का डेफिनेशन पढ़ो। वॉर की डेफिनेशन, हमारे सोल्जर्स को ब्रूटली 21 सोल्जर्स हैव बीन मार्टियर्ड यस्टरडे। It's a war. The country should be declaring war rather than talking peace with China. This is जिनको बात करनी थी कल से पहले करते, जिनके पास वक्त था। भारत के पास 1 साल 1 महीना था, जिससे बात करनी थी। कल जब 21 शहीद सैनिक जिन्होंने हथियार तक नहीं उठाया, जिन्होंने गोली तक नहीं चलाई, अनआर्म्ड कॉम्बैट हमारा लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। अनआर्म्ड कॉम्बैट इज आवर लास्ट ऑप्शन। जब सोल्जर के पास हथियार नहीं रहता, गोली नहीं रहती, सोल्जर का बैलेट गिर जाता है, तब वो अनआर्म्ड पे आता है। ये हमारा लास्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ कल। विशंबर साहब, आपको क्या लगता है जो कल हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? पॉलिटिकल लीडरशिप जिम्मेदार है? सरकार ने फैसला नहीं लिया, या परिस्थिति को समझा नहीं, या सेना अपने स्तर पर वहां कार्रवाई नहीं कर पाई? क्या चूक हुई? देखिए रोहित, इसमें इंटेलिजेंस फेलियर है कहीं ना कहीं। इसके बाद इंटेलिजेंस फेलियर के बाद डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं फेलियर्स हैं। देखिए, जब आपकी कोर कमांडर लेवल पे बात हो गई है, उसके बाद अगर आपको कहीं भी जाना है, किसी भी कोई चीज को वेरीफाई करने के लिए हमारे पेट्रोल को जाना पड़ेगा? जिस किस्म की बातें आ रही है, क्या हमारे पास यूएवीज नहीं है? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो कहां बैठा? अगर आपके चैनल के पास आज सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, क्या हमारे पास 1 महीना पहले पुरानी सैटेलाइट पिक्चर्स नहीं है? क्या आज 70 साल में चाइना ने नहीं, जस्ट 1960 के बाद, सॉरी 70 साल कह रहा हूं, 1962 के बाद क्या आज तक चाइना ने नहीं माना कि हाँ मैं यहां तक, ये मेरी रेखा है, आगे मैं नो मैन लैंड में पेट्रोलिंग करता हूं? भारतीय पेट्रोलिंग करता है। चाइना ने मैंने आपके टेलीविजन में बोला था, एक नैरेटिव सेट किया, बहुत सोचा समझा नैरेटिव सेट किया। भारत को पहले दिन से इस नैरेटिव को पढ़ लेना चाहिए था। शुरू से हमें बहुत सख्त चाहिए थी। चाइना उंगली पकड़ के पकड़ता है। टाइम आ गया है, टाइम आ गया है करारा जवाब देने का, बातें करने का वक्त नहीं है। और भारतीय सेना प्रिपेयर्ड है। जो लोग सोचते हैं भारतीय सेना कमजोर है, एक देश का बच्चा मर जाए, लेकिन इन 21 सोल्जर्स को अगर आप बातचीत करके खत्म कर दोगे इनकी शहादत को, तो देश हमेशा हारेगा। मैं बार बार कहता हूं, लोग जीतते हैं, इंसान जीतते हैं, पार्टियां जीतती हैं। और ये समय प्लीज पार्टीज की नहीं है, ये पक्ष विपक्ष का बात नहीं है। सारा भारत एक है। गली गली में जाके देखो, हर पत्थर के नीचे भारत में एक जवान बैठा हुआ है जो जान देने को तैयार है। आप देश की भावना समझो, हम लोगों की भावना समझो। आप कहीं ना कहीं, मैं तो कहता हूं जिसने भी इस किस्म का, इस पूरे के पूरे विशंबर साहब, लेकिन आप ही नहीं सर, आप ही मेरे ही कार्यक्रमों में आप ही बैठकर ये बात भी कहते रहे हैं कि देश में अगर जनता जोश में आके नारे लगाने लगे तो सेना गोली नहीं चलाने लगती है। उसके लिए बाकायदे एक प्लानिंग होती है, एक स्ट्रेटेजी बनती है, एक पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पर कॉल लिया जाता है, कूटनीतिक साथ साथ एफर्ट चलते रहते हैं। रोहित, एक महीना कम नहीं होता, 1 महीना। और हमारी ऑप्शंस हैं, हम लोग प्रोफेशनल आर्मी हैं, प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, ठीक है, हमारी वेरियस ऑप्शंस हैं, अरे वॉर गेमिंग में ऑप्शंस है। अगर वो ये करेगा तो हम क्या करेंगे? वो क्यों नहीं किया गया? मैं किसी अपने साथी को, उसको आज के दिन यहाँ कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं देश चूक कर रहा है चाइना से डील करने में। मैंने बोला ना, चाइना की किसी बात पे विश्वास करना, ठीक सर, पाकिस्तान की बात पे विश्वास करना, आप बहुत बड़ा धोखा खा रहे हो। 70 साल से यही करे आ रहे हो, ये मत करो। गौरव भाटिया, लगातार पिछले 1-1.25 महीने से यह सवाल उठता रहा, क्या सरकार हल्के में लेती रही? ध्यान नहीं दिया गया उन बातों पर? जिस चीज के लिए आप विपक्ष को घेरते हैं, कांग्रेस को घेरते हैं कि 62 महीने पता नहीं लगा क्या हुआ, आपको तो पता लग रहा था, बताया जा रहा था। रोहित जी, अब थोड़ा समय दे दीजिएगा। बड़े ध्यान से मैंने सुना, जो बातें मैं कहना चाहता हूं दर्शकों से वो भी मैं कहूंगा। बीच में मत टोकिएगा, आपका प्रश्न हो बाद में पूछ लीजिएगा। पहली बात तो विशंबर दयाल जी ने जो कहा, मैं समझता हूं कि वो भी कहीं भावुक हुए, उन्हें भी पीड़ा हुई है जैसे हर भारतीय को हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी के ही शब्दों में कह दूं, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं भारत माता तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। और जब राजनीति आपके चैनल पे होती है तो बड़ा दुख होता है। मैं राहुल गांधी जी का आज एक वीडियो ट्वीट आया, विशंबर जी आप भी सुन रहे होंगे,
उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री के लिए किया है, मैं समझता हूं वो बहुत ही पीड़ाजनक है। उन्होंने कहा कहां छिपे हो। मैं राहुल गांधी जी से केवल एक बात कहता हूं, भाई साहब बीच में मैं आपके बोला नहीं था, मैंने आपको इतना सम्मान दिया क्योंकि आप सेना से हैं। आप भी सुनिए, अच्छा लगेगा। आपने कुछ प्रश्न उठाए, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। आप बड़े हैं, आपका सम्मान है। मैंने जवाब दिया, मैंने प्रश्न नहीं उठाए। मैंने कहा कार्रवाई क्या होनी चाहिए, मैंने किसी पे प्रश्न नहीं उठाया। मैं कह रहा हूं भारत को अपनी बात रख सकता हूं, अगर मैं अपनी बात रख सकता हूं। देखिए मैं आपकी बात सुन चुका हूं। मैं जब कोरियन स्टैंड ऑफ था तो अच्छा रोहित जी, ये थोड़ा सा अनफेयर है, मैं अपनी बात रख रहा हूं। विशंबर जी ने बहुत समय लिया, हमने सुना उन्हें ध्यान से। बोलिए, वो सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए यह कहना कि कहां छिपे हो राहुल गांधी का, राहुल गांधी उसी पार्टी के नेता हैं जिसने जब पुलवामा हमला हुआ था तो उनके प्रवक्ता ने आके कहा था 56 इंच की छाती कहां है। तो आज प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आ गया है। राहुल गांधी जी ने दूसरी बात कही, जमीन हमारी हड़प ली गई है। तो जैसा सुशांत जी ने कहा, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। हमारी 1 इंच जमीन भी चीन हड़प नहीं सकता है। हमारी सेना वहां पे खड़ी हुई है और मजबूती से हम सामना कर रहे हैं। और हड़पी गई थी 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन 1962 में। तो पहले राहुल गांधी थोड़ा इतिहास पढ़ें। तीसरी बात, जब वो कहते हैं कि मोदी जी डरिए मत, मैं इतना जरूर कहूंगा, भारत ना कभी डरा है, नरेंद्र मोदी जी और सेना ना कभी डरी है और ना डरेंगी। डरा और अगर किसी की विफलता है तो वो विफलता कांग्रेस की है कि 55 साल सत्ता में रही, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। और जितने एक्सपर्ट हो रोहित जी, आप पूछ लीजिएगा, अपने चैनल के पत्रकारों से पूछिएगा, 255 किलोमीटर की जो रोड वहां बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंप्लीट हुई पिछले साल, क्या वो एक बड़ा कदम नहीं है? शोक नदी पे एक ब्रिज बना इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो आजादी के बाद कभी नहीं पहले बना था, वो हमने बना के दिखाया कि नहीं दिखाया? मैं फिर बोलूंगा, आपको लगेगा कि मुझे टोक दिया बीच में, लेकिन मेरे को टोकना पड़ेगा। पूरी कर लेता तो अच्छा रहता। 255 किलोमीटर सड़क बनाई, मैं सहमत हूं, लेकिन इस बात से आप नकार सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बार चीन गए पिछले 6 वर्षों में? इस बात को आप नकार सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग से कितनी बार मुलाकात हुई पिछले 6 वर्षों में? इस बात को आप नकार सकते हैं कि आपने बार बार इस बात को फोर्सफुली रिट्रेट किया कि भारत के प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति के साथ एक अलग किस्म की केमिस्ट्री है, जो आपने तस्वीरों के जरिए प्रचारित करने की भी कोशिश की। उसका हल क्या निकला? उसका नतीजा क्या हुआ सर? ये कि रात के अंधेरे में आपके 20 सैनिकों को मार दिया उन्होंने। अब सुनिए, लाठी डंडों से। सुनिए, अब सुन लीजिए, आपका प्रश्न मैंने सुन लिया, अब उत्तर भी सुनिए। या तो आपको देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास है या नहीं है, और आप राहुल गांधी की तरह हैं। अगर विश्वास है तो मैं इतना कहूंगा, जब 1962 का युद्ध हुआ उससे पहले जवाहरलाल नेहरू भी चीन गए और चीन के प्रीमियर भी भारत में आए। 1955 में क्या हुआ आप बताइए? पंचशील समझौता हुआ, उसके बाद पीठ पे छुरा भोंका गया। ये कूटनीति होती है, आप बातचीत करते हैं लेकिन सेना भी इतनी समर्थ है कि जवाब दे। दूसरी बात जो मैं बड़ी, हिंदी चीनी भाई भाई, ये नारा नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ने नहीं दिया है। हिंदी चीनी भाई भाई कांग्रेस, जहां पे उनकी विफलता है, और इसलिए मैं जा रहा हूं इतिहास में, क्योंकि ये जो सारी दिक्कत की जड़ है, हिंदी चीनी वो जो हमारी विदेश नीति थी, लेकिन करिए तो केवल बायकॉट चीन का नारा लगवा देना कुछ सामाजिक संगठनों से, 4 जगह वहां पर लोग इकट्ठे हो जाएं और 2-4 चीजों के वहां पर पुतले फूंक दिए जाएं। रोहित जी, मैं आपको शी जिनपिंग का पुतला जला दिया जाए। मैं सिर्फ इतना बता दूं, टीवी पे मैं यहाँ पे कोई बात कह भी नहीं रहा कि आप टीवी पे मुझे ये बताइए सेना की स्ट्रेटजी क्या है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा गौरव भाटिया कि आप मुझे तारीख बताइए कि सेना किस दिन जाके हमला कर देगी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ये बोला जा रहा था। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा। एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका, ठीक सर, दर्द हुआ कांग्रेस पार्टी को, मत भूलिएगा। देश ने उस चीज के लिए सेना का अभिवादन किया। अगर इस मामले में भी कार्रवाई होगी तो अभिवादन होगा, अभिनंदन होगा। तो फिर लेकिन इंतजार करिए, अपने देश के प्रधानमंत्री और सेना पे बार 62 पे ले जाते हैं। आज यही बड़ा संदेश है। नहीं भाटिया जी, आप बार 62 पे ले जाते हैं।
मेरी दिक्कत यह है सर, मैं 62 में था नहीं रहता, 62 तो पे मैं मैं नेहरू नहीं जी ले से गया। सवाल पूछ लेता हूं। आप राहुल गांधी का ट्वीट मेरी आंख के सामने जो चीजें हो रही हैं सर, उसमें जहां इतिहास का रेफरेंस आता है, इतिहास के रेफरेंस से सवाल पूछे जाते हैं। 1 इंच जमीन नहीं हड़पने देंगे चीन को। गौरव जी, वो क्या महत्वपूर्ण नहीं है? गौरव जी, हम एक माध्यम है, रोहित जी प्लीज सुनिए ना, माध्यम का गला मत घोटिए सर, मेरा केवल इतना निवेदन है। प्रधानमंत्री ने बोला हमने दिखाया, राहुल गांधी कहे कि भारत की राहुल गांधी ने बोला हमने दिखाया, गौरव भाटिया बोल रहे हैं हम दिखा रहे हैं, राजीव त्यागी बोल रहे हैं हम दिखा रहे हैं। हम माध्यम है, हमारा गला मत घोटिए कि सवाल मत पूछो। उन्होंने कहा सवाल हम पूछेंगे, प्रधानमंत्री हम पूछेंगे और लगातार पूछेंगे, बार-बार पूछेंगे। इस्तेमाल करना उचित है? बुरा लगेगा तब भी पूछेंगे। जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? सर, जिस दिन संजय निरुपम ने पोस्टर लगाया था ना सबूत मांगने का, सबसे पहले मैंने ही सवाल उठाया था, अगर आपको याद ना हो तो। बहरहाल मैं उस चीज में जाना नहीं चाहता। आज का सवाल क्यों नहीं जाना चाहते? प्लीज क्यों नहीं जाना चाहते? मैं पूछता हूं आपसे सर, क्योंकि उस दिन पूछ लिया, उसके बाद पूछते रहे, उसके बाद वो मुंह छुपाते रहे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को बार बार आके कहना पड़ा कि नहीं वो उनका निजी कारनामा था, हमने नहीं किया। आज का मसला सर, दिक्कत यह ना कि सेना को हथियार चलाने की छूट राहुल गांधी ने नहीं देनी है, सेना को हथियार चलाने की छूट सरकार ने देनी है, इसलिए सरकार से पूछेंगे गौरव जी। राहुल गांधी क्या योगदान नहीं दे सकते? आपको राहुल गांधी से मंजूरी चाहिए सेना को कार्रवाई करवाने के लिए? पहले गौरव जी, राहुल गांधी से मंजूरी चाहिए आपको? मंजूरी चाहिए आपको राहुल गांधी से? पूरा देश देख रहा है, परमिशन लेते हैं राहुल गांधी से पहले? पर किलोमीटर की जो मैंने बात करी है, पूछिएगा कांग्रेस के प्रवक्ता से। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को सीट मिल रही थी, मना कर दी जवाहरलाल नेहरू ने। ये सब बातें मैं अभी उठाना नहीं चाहता, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर देना पड़ेगा। इसको कोई नकार नहीं रहा, आप दिलाइए ना, सिक्योरिटी काउंसिल में सीट भी दिलाइए। चीन ने जो जमीन छीन ली थी वो भी दिलाइए। मैंने तो सुशांत सलीम से पहले पूछा ही, क्या यहाँ भी गलती सुधारने का मौका है जिसको आप गलती कहते हैं? आशीर्वाद रहेगा, ठीक, चलिए आप देखेंगे। आप जरा राजीव त्यागी के पास जाते हुए, क्योंकि वो सीट भी मिलेगी। बहुत देर से आपने 62 कहा तो वो भी भरे बैठे होंगे। राजीव त्यागी अपनी बात बोल लीजिए, उसके बाद सुशांत सरीन आप ही के पास आना। बोलिए राजीव त्यागी। देखिए, गौरव भाटिया ने 2-3 चीजें उठाई हैं और वो शायद भूल गए कि इस वक्त हम डिबेट कर रहे हैं कि आगे की हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, और वो पीछे की बात लेके बैठ गए। तो उस पर भी 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जब नेहरू हुआ करते थे 1962 में, 1962 में हम निश्चित रूप से चीन से हारे, एक विश्वासघात हमारे साथ हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि 55 किलोमीटर की सड़क इन्होंने बनाई है। पहला जब देश का रॉकेट गया था हमारा तो साइकिल पे गया था, आज हम सबसे ताकतवर देशों में से एक है, हमारे पास मिसाइल्स हैं। ये एक अनवरत प्रक्रिया है रोहित जी, जो हमारे देश के साइंटिस्ट, हमारे देश की सेना, हमारे देश के इंजीनियर, हमारे देश के अन्य टेक्नोक्रेट करते रहते हैं और उसका हम लाभ लेते हैं, पूरा देश लाभ लेता है। हमारे पास एक रॉकेट नहीं हुआ करता था, आज हमारे पास मिसाइल्स हैं। तो सरकारों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? करने की सरकार अपनी पीठ न ठोके, 55 किलोमीटर की सरकारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कर दो प्लीज। नहीं, आप कंप्लीट कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा। हाँ चलिए कोई बात। दूसरी बात, इन्होंने बात की कि हमारी सेना ने बालाकोट में स्ट्राइक की। प्रत्येक व्यक्ति को गर्व है इस बात का। जब आप बालाकोट की स्ट्राइक का क्रेडिट ले सकते हैं तो इन 20 सैनिकों की शहादत का जिम्मेदारी कौन लेगा, इसके बारे में स्पष्ट रूप से मुझे सरकार से सुनना है। सरकार बता देगी कौन जिम्मेदारी लेगा। हम ये पूछना चाहते हैं, 62 की आप जिक्र करते हो, आप 67 का वो युद्ध भूल जाते हो जिसमें हमने चीन के 340 जवानों को मारने का काम किया और 86 हमारे जवान शहीद हुए नाथुला दर्रे पे, और हमने सिक्किम का विलय अपने देश में कर लिया और इंदिरा गांधी ने विश्व का भूगोल बदलने का काम किया। जिन पंडित नेहरू के बारे में आप कहते हैं 62 का हम हार गए थे लड़ाई, तो उन पंडित नेहरू ने निश्चित रूप से 1961 में गोवा का विलय किया था, विश्व का भूगोल बदला था। उसके बारे में आप नहीं कहेंगे, बात हो रही है ना, 38,000 आप इस बात वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दिया या नहीं दिया, ये बताइए कि 1986 में जवाहरलाल नेहरू को 30 दिन लग गए थे भारत को संबोधित करने में। 30 दिन 1962 में, इनको पता नहीं। गांधी जी ने इनको पता नहीं है दर्जा देने का काम किया। 30 दिन हमारी देश की सेना ने, महान सेना ने 2 युद्धों में चीन के साथ भारत और चीन का युद्ध हुआ। यदि हम 30 दिन बाद बोले, आपको पता है नहीं पता है? आपने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया? आज मोदी जी ने बनाया तो आप बंद हो रहा है, और इसीलिए चीन को दर्द हो रहे हैं, दर्द हो रहे हैं। चीन को रोकना चाहिए, आपको रोकना चाहिए। ये मेरा निवेदन है, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, एक एक करके बोले, कम से कम दूसरों को समझ में तो आए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। गौरव जी, अगर आपको यह बुरा लगता है कि कोई आपके बीच में बोल रहा है, तो फिर दूसरा जब बोल रहा है तो आपको भी शांति से सुनना चाहिए। आपसे मैं लगातार बात करता रहा। राजीव त्यागी अगर बोल रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा
संयम से उनको सुन लेना चाहिए, वरना तो फिर तू मैं वर्षों वर्ष तक चल सकती है, जिसका ना कोई हल निकलेगा और जिससे ना कोई आप संदेश दे पाएंगे। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने एक बड़ा संदेश दिया है अपने बयान से, विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा संदेश दिया है, दो टूक कहकर के चीन ने साजिश के तहत यह हरकत की है, लेकिन अब देश सरकार की तरफ देख रहा है, अपनी सेना की तरफ देख रहा है कि चीन को वो करारा जवाब कब मिलेगा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। एक छोटा सा ब्रेक मिलेगा, आखिरी पड़ाव पर दंगल होगा, आप देखते रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।